अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये सबसे पहले आपके आंसर जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे। अब इसमें कन्वर्जन उसी तरह ही है कि डेसिमल पहले नॉन ज़ीरो के बाद आया, हमने देखा कितने नंबर मूव किए, 4 पावर 4 आ गए क्योंकि डेसिमल लेफ्ट साइड को मूव किया। जिस पे नहीं होता डेसिमल लास्ट पे है और वो मूव करके यहाँ पे आ गया, नंबर 6 थे पावर 6 आ गई क्योंकि लेफ्ट पे मूव किया। अब इन लास्ट एग्जाम्पल में डेसिमल राइट साइड पे जा रहा है तो पावर आई नेगेटिव। तो यहाँ पे 1 के बाद आया क्योंकि दोनों ज़ीरो हैं, नॉन ज़ीरो के बाद आना है तो पावर -3 आई, और सिमिलरली इसमें 10 की पावर -5। एक नज़र पिछले लेक्चर को देख लें कि उसमें पहले साइंटिफिक नोटेशन की बात की जिसमें अभी एग्जांपल्स हमारी हो चुकी हैं। देन कन्वेंशन हमने देखा कि रवायती तरीका क्या है लिखने का, जो हमने एहतियात रखनी है। पूरा नाम स्मॉल लेटर से शुरू होगा, जैसे न्यूटन, एम्पेयर, ओहम। पूरा नाम स्मॉल लेटर से होगा, सिंबल के लिए कैपिटल लेटर यूज हो सकते हैं और सिर्फ पहला लेटर, जिस तरह पास्कल का सिर्फ पी होगा, ए स्मॉल ही रहेगा। नेक्स्ट हमने देखा था जो प्रीफिक्स है वो यूनिट के साथ बिल्कुल इकट्ठा लिखा जाता है, और अगर दो यूनिट इकट्ठे हों तो वो स्पेस के साथ आएंगे। जिस तरह ये एम एन अब फासला है तो इसका मतलब 2 यूनिट्स हैं, अगर इकट्ठा है तो इट मीन्स मिली न्यूटन है। कंपाउंड प्रीफिक्सेस नहीं, हम डबल नहीं लिख सकते, वो सिंगल में आएगा। इसी तरह मैंने किलो किलो की मिसाल दी और 2 माइक्रो को हमने एक पीको में कन्वर्ट कर दिया था। इसी तरह साइंटिफिक नोटेशन में अगर करना हो तो देन हम क्या करते हैं, जो उसके साथ प्रीफिक्स है और जो पावर है उनको इकट्ठा करके एक सिमिलर आंसर आ जाता है, जो उनको कंप्यूट करके उस तरह हम लिख देंगे। इसकी भी एग्जांपल देखी थी। हमने ये बात की थी कि अगर यूनिट के ऊपर पावर है तो वो पावर प्रीफिक्स के ऊपर भी आएगी। तो अगर इसको हम कंप्यूट करते हैं तो किलो वैसे तो 10 की पावर 3 होता है, लेकिन चूंकि स्क्वायर है वो 10 की पावर 6 बन जाएगा। लास्ट पे ये था कि अगर हम कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं तो जो हमारे पास रीडिंग आ रही है उसको उसी तरह नोट कर लेंगे, लेकिन फॉर्मूले में अगर पुट करना होगा तो उससे पहले उसको कन्वर्ट करेंगे। जिस तरह यहाँ पे लेंथ थी वो हमने वैसे तो सेंटीमीटर में रिकॉर्ड कर ली, लेकिन बाद में जब हम वॉल्यूम निकालने लगे तो हमने पहले इसको कन्वर्ट किया। इसी तरह मैस, उसको पहले किलोग्राम में कन्वर्ट किया जो उसका ऐसा यूनिट है, देन फॉर्मूले में लगा के हमने डेंसिटी कैलकुलेट की थी। लास्ट पे एक बात थी कि हर चीज इल्म के फासले पे, उम्मीद है कि कुछ फासले कम हुए होंगे। अब मूव करते हैं आज के लेक्चर की तरफ। अभी तक हमने साइंस का इंट्रोडक्शन देखा कि वो किन किन चीजों को एड्रेस करती है, उसके इलाके क्या हैं, यानी फ्रंटियर्स। उसके बाद फिजिक्स देखा। फिजिक्स का पहला काम है मेजरमेंट्स करना, ताकि चीज़ों का लेन देन या उनमें डील करना, एक्सप्रेस करना आसान हो जाए। मेजरमेंट्स के बाद यूनिट्स की ज़रूरत पड़ी, यूनिट्स हमने डिफाइन कर लिए। फिर उनको लिखने का तरीका। अब कोई भी मेजरमेंट करते हैं उसमें खामी का चांस है, उसमें कुछ बेयकीनी भी होती है कि यार ये ठीक है या कम ज़्यादा थोड़ा सा है। कि मतलब अगर खाने के अंदर भी मेजर करें तो वो कुछ थोड़ा सा चंद दाने कम या ज़्यादा हो जाते हैं। बेयकीनी है, बाज़ औक़ात उससे फ़र्क पड़ जाता है, बाज़ औक़ात वो इग्नोर हो जाते हैं। तो आज हम वही देखेंगे कि एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़। आइए देखते हैं ये क्या है। एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़। एरर कहते हैं खामी को, अनसर्टेनिटी बेयकीनी। अब दो एग्जांपल्स हैं, इन्हीं को देख लें। कि एक क्रेयॉन कलर है, मैंने अगर उसको इंच स्केल में मेजर करना है, अब वो स्टार्ट से शुरू किया, वो यहाँ तक आ गया। अब ये 2 है, यहाँ तक 2.5 इंच, 2.75 और 3 इंच। अब बेयकीनी है, मैं या इसे 2.75 कह दूं, एक ये मेजरमेंट है, या मैं 3 इंच कह दूं। तो अगर मैं 2.75 कहता हूं तो कुछ कम हो गया है, अगर मैं 3 कह देता हूं तो लेंथ थोड़ी सी ज्यादा कर दी है। तो एक बेयकीनी की कैफियत है, अनसर्टेनिटी है। यही चीज इसे हम कहते हैं। अब इसी तरह यहाँ पे आप पेंसिल को, ये पूरा 16 सेंटीमीटर नहीं बन रहा, एक बेयकीनी है। बेयकीनी के बाद जब हम कोई फैसला ले लेते हैं तो उसमें एरर आ जाता है। कैसे? कि अगर इसको मैं 3 कह देता हूं तो इसमें जो है इंच के थोड़े से हिस्से का एरर आ गया, मैंने क्वांटिटी को बढ़ा दिया है। कि वो पूरा 3 इंच नहीं था। कि एक मिसाल है, मेरे पास 998 रुपए, मैं कह दूं मेरे पास 1000 है, तो वो 2 का एरर आ गया, वो एक्चुअली मौजूद नहीं है, लेकिन हम कह देते हैं। और इसी तरह यहाँ पे, तो पहले किसी भी क्वांटिटी के अंदर अनसर्टेनिटी होती है, एक बेयकीनी। जब हम कोई फैसला कर लेते हैं, उसको डिक्लेयर कर देते हैं, तो वो एरर की शक्ल इख्तियार कर जाती है। ऑल मेजरमेंट्स आर अनसर्टेन टू सम एक्सटेंट। कोई भी चीज अगर हम मापते हैं, पैमाइश करते हैं, तो वो
कुछ ना कुछ हद तक उसमें बेयकीनी है। उसे एक्यूरेट चीज पकड़ लेंगे तो उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाएगा कि एक चीज वैसे अंदाजा किया है, उसको किसी और चीज से मेजर कर लें। अब इंच से मेजर किया, इसको सेंटीमीटर से कर लें और एक्यूरेट आ जाएगा, वर्नियर कैलिपर से कर लें और एक्यूरेट आ जाएगा, स्क्रू गेज से कर लें और एक्यूरेट आ जाएगा, लेजर से मेजरमेंट इसकी कर लें तो और एक्यूरेट आ जाएगा। अब अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट पे डिपेंड करती है कि अगर मैं मीटर रूल से क्वांटिटी लेता हूँ, वो डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर देगी तो वो 5.2 सेंटीमीटर तक देगी। अब वो हो सकता है 5.2 से कुछ ज्यादा हो या कुछ कम हो। अगर उसी को मैंने, अब इसमें कुछ अनसर्टेनिटी है तो उसी को मैं नेक्स्ट डिवाइस से मेजर करता हूँ वर्नियर कैलिपर से, तो वो उससे थोड़ी सी ज्यादा एक्यूरेट मुझे दे रही है, एक्चुअल वैल्यू के करीब आ गया 5.23। अब इसमें 0.03 सेंटीमीटर का गैप था मीटर रूल से, उससे आगे गया हूं तो वो अनसर्टेनिटी कम हो गई है। 5.2 में थोड़ी सी बेयकीनी थी कि यार कम है या ज्यादा है, अब वर्नियर कैलिपर में बेयकीनी उससे कम हो गई है। इस तरह आगे मैं स्क्रू गेज में चला जाऊंगा तो वो डेसिमल के बाद इसमें एक और नंबर आ जाएगा, बेयकीनी और कम हो जाएगी। तो जितनी बेयकीनी कम होती जाती है नॉर्मली उतना एरर भी कम होता है। अब एरर के साथ मिलता जुलता एक लफ्ज है मिस्टेक। मिस्टेक गलती को कहते हैं, एरर खामी को। अब एरर वो है कि जो बार बार रिपीट होता रहे, मिस्टेक वो होती है कि जो दोबारा रिपीट ना हो, वो एक दफा आ गई है पता चल गया, दोबारा वो ठीक हो जाएगी। अब मीटर रूल है, मीटर रूल इससे डेसिमल के बाद एक ही नंबर दे सकता है, उससे ज्यादा वो दे नहीं सकता। तो जब भी हम मीटर रूल से करेंगे तो डेसिमल के बाद एक नंबर से ज्यादा का एरर उसमें आना ही आना है, वो खत्म नहीं हो सकता। गलती ये होती है कि वो एक दफा आ गई, दूसरी दफा वो रिपीट ना हो। और हमारे नॉर्मल बिहेवियर के अंदर भी यही होता है कि हम कर खामियां रहे होते हैं, एक ही बिहेवियर हम बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, लेकिन हम गलती कह के उसकी माफी मांग लेते हैं, लेकिन वो गलती होती नहीं। गलती है ही वो जो दोबारा रिपीट ना हो। मैं एक काम करके, एक गलत चीज करके उसको अगर दोबारा करूंगा तो वो मेरी गलती नहीं है, वो मेरी खामी है। अब मैं अपनी खामियां देख सकता हूँ कि मेरे में खामियां कौन कौन सी मौजूद हैं और गलतियां कौन कौन सी मौजूद थीं। गलती दोबारा नहीं होती, जो दोबारा है वो खामी है। वट आर द रीजन्स फॉर एरर इन अ मेजरमेंट, कि कोई भी हम पैमाइश करते हैं उसमें खामी आती क्यों है। नॉर्मली रीजंस क्या हो सकते हैं? नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, के बेदहानी या ना तजर्बाकारी किसी भी शख्स की। उसकी एक मिसाल ये है कि अब बेदहानी के अंदर वो स्टार्ट उसको यहाँ से मेजरमेंट करना शुरू करना जीरो से, वो अगर आगे से मेजरमेंट करे तो उसमें एरर आ जाएगा। फॉल्टी अपरेटस, आपका जो आला है वही खराब हो। अब यहाँ पे हमारा आला, ये मीटर रूल है, हम वो देख लेते हैं कि वो आला ही खराब है, उसकी रीडिंग ही गलत है, 5 के बाद वो 8 शो कर रहा है। तो अब अगर मैं कहूँ ये 14 सेंटीमीटर है तो इसमें एरर है। इनअप्रोप्रिएट मेथड, उसको मेजरमेंट का मेथड प्रॉपर होना चाहिए। अब एक गलत मेथड की मिसाल ये है कि मैं उसको एंड से मेजर करना शुरू कर दूं। मेजरमेंट शुरू तो करनी थी जीरो से, जीरो से मैं आगे की तरफ जाऊं, मैं उसको जो लास्ट डिजिट है 100 है या यहाँ पे 17 है, मैं यहाँ से मेजरमेंट शुरू कर दूं और मैं कह दूं जी कि ये 4 सेंटीमीटर की पेंसिल है, तो अब यहाँ पे मेरा मेथड गलत है। तो ये एक जनरल लेंथ की एग्जांपल थी। आप इसी तरह मैथ्स की टाइम मेजरमेंट करने की, उसमें आपको मिसालें मिल जाएंगी कि ये रीजंस है जिसकी वजह से एरर आ सकता है। कि जिस तरह हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, उसमें भी अगर उसको ऑन करते हुए हम पहले जीरो पे नहीं लाते तो वो रीडिंग गलत शो करेगा। तो ये उसके रीजंस हैं, क्वेश्चन ये आ सकता है। नेक्स्ट, ये बुक से टेक्स्ट है, द अनसर्टेनिटी मे अकर ड्यू टू इनएडिकेसी और लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, कि उसकी लिमिटेशन आ गई या उसकी सलाहियत नहीं है। लिमिटेशन क्या है कि एक हद से ज्यादा वो नहीं बता सकता। जैसे पीछे भी एग्जांपल दिए कि मीटर रूल ने डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर देना है, वो यहां तक एक्यूरेसी है, उससे आगे वो नहीं बता सकता। अब उससे आगे जाने के लिए आपको वर्नियर कैलिपर की जरूरत है, वो भी यहां तक बता सकता है, इससे आगे की वो एक्यूरेसी नहीं दे सकता, इससे आगे वो फर्क आ सकता है। तो ये उसकी लिमिटेशन है। नेचुरल वेरिएशंस ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड और नेचुरल इम्परफेक्शंस ऑफ पर्सन सेंसेस, कि उसकी कोई कुदरती वजह बन गई है, मौसम का असर है या कोई एक्सटर्नल फैक्टर उसमें अपना पार्ट प्ले कर रहा है। और इम्परफेक्शंस ऑफ अ पर्सन सेंसेस यानी कि जो बंदा देख रहा है या उसने महसूस करना है, उसकी नजर ठीक नहीं है, वो उसको सामने रख के नहीं देख रहा, तो उसमें भी कोई एरर आ सकता है, खामी आ सकती है जिसकी वजह से वैल्यू गलत हो सकती है।
However, the uncertainty is also usually described as an error in a measurement. आमतौर पे हम जो अनसर्टेनिटी है यानी कि भी किसी भी चीज के अंदर जो बेयकीनी है कि वो बात कहाँ तक ठीक है, उसको हम एरर भी कह सकते हैं क्योंकि बेयकीनी के बाद ही एरर आता है। वो पर्सन की सेंसेस का मसला हो, वो लिमिटेशन हो इंस्ट्रूमेंट की, तो उसमें खामी आ सकती है। खामी यानी एरर, हम गलती नहीं कहेंगे, खामी कहेंगे क्योंकि वो बार बार आएगी। अब ये क्वेश्चन पास्ट पेपर में भी आया हुआ है 2018 ग्रुप बी लाहौर बोर्ड। व्हाट डू यू मीन बाय रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर? अब ये एरर की दो टाइप्स हैं, आइए देखते हैं कि ये क्या हैं। रैंडम बेतरतीब, आपने रैंडम मोशन भी पढ़ा है पीछे 9th क्लास के अंदर के, मोशन ऑफ अ बटरफ्लाई के जो एक तरतीब नहीं होती। अब इसमें भी जो हम मेजरमेंट करेंगे उसमें कोई तरतीब नहीं है। रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ अ क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यूज अंडर द सेम कंडीशंस, कि अगर हम बार बार मेजरमेंट कर रहे हैं, पैमाइश कर रहे हैं, वो सेम क्वांटिटी हमें डिफरेंट वैल्यू दे रही है, हालांकि कंडीशन भी सेम है। उसकी रीजन क्या हो सकती है? इट इज ड्यू टू सम अननोन कॉजेज। उसकी वजह नहीं पता, और वजह हम ढूंढ सकते हैं लेकिन वो बड़े मुश्किल काम है, वजह के पीछे लगेंगे टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो उसका आसान हल क्या है? रिपीटिंग द मेजरमेंट सेवरल टाइम्स एंड टेकिंग एन एवरेज। उसको रिपीट करो, बार बार करो, सेवरल टाइम्स, काफी दफा, 5-6 दफा कर लो, और देन उसका एवरेज ले लो। ये आसान तरीका है उससे जान छुड़ाने का, वगरना आप उसकी गहराई में जाओगे तो वो मिलेगा कुछ नहीं, टाइम आप ज्यादा वेस्ट कर लोगे। इसकी आसान सी एग्जांपल डेली लाइफ में हम देख लेते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक पैनल है, इसे मेन स्विच भी कहते हैं, हमारे घरों में लगा होता है। इसमें ये वोल्ट मीटर है, ये वोल्टेज की रीडिंग शो कर रहा होता है, और हमने घरों में देखा है कि वो कंटिन्यूसली वेरी कर रही होती है। अब ये दो रीडिंग्स हैं। अब एक में स्लो वेरिएशन है, एक में ज्यादा वेरिएशन है, मतलब एक तेजी से चेंज हो रही है, एक आहिस्ता से। अब इसके अंदर हम चेंजिंग कोई नहीं कर रहे, सर्किट उसी तरह कनेक्टेड है, करंट वोल्टेज उसी तरह आ रहा है, लेकिन वो कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट कर रहा है। अब इसका रीजन क्या है? रीजन अननोन है। क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर रिपीटेड मेजरमेंट्स हमें दे रहा है, वो बार बार मेजरमेंट दे रहा है और मेजरमेंट चेंज हो रही है। तो रिपीटेड मेजरमेंट वो डिफरेंट रिजल्ट्स दे रही है, कनेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो हम कहेंगे इसका जो रीजन है वो अननोन रीजन है, उसको हम नहीं फाइंड कर सकते। और इसका सोल्यूशन क्या है, रेमेडी क्या है, कि उसकी मल्टीपल रीडिंग्स देख लें, कि जो रीडिंग ज़्यादा आ रही है वो एवरेज लेके उसी को कंसीडर कर लें। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम इसमें ये करते हैं कि वैल्यू एक सर्टेन अमाउंट से नीचे ना गिरे, उससे नीचे गिरेगी तो फिर जो अप्लायंसेस वगैरह है वो सड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट है सिस्टमैटिक एरर। ये किसी सिस्टम, किसी वजह तरीकाकार के तौर पे आता है, ये नहीं कि बेतरतीब है। अब उसका क्या तरीका है? सिस्टमैटिक एरर इज एन इफेक्ट, ये एक अफेक्ट है, असर है, दैट इन्फ्लुएंसेस ऑल मेजरमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी इक्वली। ये वो एरर है कि जो अगर किसी एक खास तरह की मिकदार को मेजर करें तो सब पे एक ही जितना असर डालता है। एक ही जितना असर कैसे डालता है? अच्छा, उसकी रीजन देखते हैं कि अगर गलती आनी है तो सब में बराबर गलती आएगी। 5 का फर्क है तो सब में 5 का फर्क है, 2 का फर्क है तो सब में 2 का फर्क है। अब इसका रीजन क्या है? जीरो एरर, पुअर कैलिब्रेशन, इनकरेक्ट मार्किंग। जीरो एरर को आसान से समझ लें कि कोई भी चीज है ना, अगर मीटर रूल है तो उसका जो जीरो है वो अपनी जगह पे मौजूद नहीं है, वो कहीं आगे या पीछे हुआ हुआ है। कैसे? अब मैं यहाँ पे पेंसिल को अगर मेजर करता हूँ, अब यहाँ पे ये क्वांटिटी जीरो से शुरू ही नहीं हो रही, जीरो इसमें गायब है। तो यहाँ पे जीरो एरर आ गया है कि ये जो रीडिंग है ये सही नहीं है, कि ये शुरू ही तकरीबन 3 से हो रहा है, तो इट इज नॉट गिविंग अ करेक्ट वैल्यू। तो अब इसमें क्या होगा कि जो भी मेजरमेंट मैं करूंगा वो 3 से बढ़ जाएगी। उसमें हर, अगर ये 16, अगर 16.5 आ रही है तो इट मीन्स कि इसमें 3 एक्स्ट्रा है, मुझे 3 माइनस करना पड़ेगा। ये दूसरी एग्जांपल ये है कि जीरो, अगेन वो अपनी जगह से हिला हुआ है। अब जीरो को यहाँ पे आ जाना चाहिए था, लेकिन जो जीरो है वो बहुत पीछे चला गया है, इसमें है ही नहीं, इसमें बहुत पीछे चला गया। अगेन जीरो अपनी जगह पे नहीं है, तो अब ये एक्चुअल वैल्यू से छोटा नंबर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे गैप आ रहा है। और इनकरेक्ट मार्किंग क्या है? कि बीच में कोई नंबर ही गायब है, कि वो जो स्केल है वो है ही गलत। अब मैं किसी दूसरे स्केल से कंपेयर करूंगा, देन मुझे पता चलेगा कि इसमें कितना फर्क है, और उस फर्क को फिर मैं प्लस या माइनस करके, अब ये है इसमें मुझे फर्क पता चल जाएगा, तो मैं इस फर्क को इसके अंदर से माइनस कर दूंगा, यहाँ पे मैं उस फर्क को ऐड कर दूंगा, और यहाँ पे भी कंपेयर करके मुझे पता चल जाएगा उसमें कितनी गलती है, मैं इसको देख लूंगा। पुअर कैलिब्रेशन,
ये भी उसी तरह का होता है कि उसके ऊपर जो मार्किंग्स वगैरह आप कह लें कि वो ठीक नहीं है, उसकी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं है। उसकी रेमेडी क्या है, हल क्या है? कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद अनदर व्हिच इज नोन टू बी मोर एक्यूरेट एंड अप्लाइंग अ करेक्शन फैक्टर। उसको किसी और से कंपेयर कर लो, कंपेयर करने के बाद आपको पता चल जाएगा जी कि जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है उसमें कितना फर्क है। उस फर्क को आप एंड पे प्लस या माइनस कर सकते हैं, वो उसमें इक्वल आ सकता है। अब ये तराजू है, ये आमतौर पे सब्जी की दुकानों पे होता है। अब इसमें क्या है, इसमें भी करेक्शन फैक्टर अप्लाई होगा क्योंकि वो बैलेंस नहीं है, उसमें फर्क आ रहा है। करेक्शन फैक्टर हम कैसे अप्लाई करेंगे कि इस पलड़े के अंदर कुछ थोड़ा सा वजन रख देंगे कि पहले ये बराबर आए, देन मेजरमेंट करेंगे। अगर उस तरह मेजरमेंट करेंगे तो फिर ये पहले ही झुका हुआ है तो हर रीडिंग के अंदर कुछ ना कुछ फर्क आएगा। तो इसमें भी वो जो हम माइनर सा वेट रखेंगे इसको बैलेंस करने के लिए, वो करेक्शन फैक्टर है। अब अगर 2 नंबर का है तो आप इसमें डेफिनेशन रीजन दोनों का लिख के डिफरेंस हमेशा लाइन लगा के लिखें तो एक अच्छा इंप्रेशन है। हेडिंग दे के उसमें लिखे काफी है। जो फेडरल बोर्ड के उनका चूंकि 3 नंबर का आता है तो वो पूरा अटेम्प्ट करें तो बेहतरीन हो जाएगा। तो ये हमारा आज का आसान सा टॉपिक था कि हमने देखा कि अनसर्टेनिटी क्या होती है, यानी बेयकीनी। कोई भी पैमाइश करें उसमें बेयकीनी है। मैं चावल खाता हूँ, मैं एक्यूरेटली नहीं कह सकता मैंने 50 चम्मच खाए हैं या 35, उसमें कुछ दाने कम या ज्यादा हो सकते हैं। और बेयकीनी जब मैं डिक्लेयर कर देता हूँ उसमें वही एरर आता है। एरर है जो बार बार रिपीट हो, और गलती मिस्टेक है वो दोबारा रिपीट नहीं होती, इसलिए इसके लिए एरर का लफ्ज यूज हुआ है, हमने मिस्टेक का नहीं कहा। और देन उसकी 2 टाइप्स है, रैंडम है जो बेतरतीब हो, कोई एक तरतीब से ना आए, और उसका रीजन हम नहीं देखते क्योंकि रीजन ढूंढना मुश्किल है, तो हम आसान से ये कह देते हैं कि यार उसको ऐसे ही जाने दो। और सिस्टमेटिक है, वो एक ही तरतीब से आता है, उसका कंपेयर कर लें किसी और इंस्ट्रूमेंट से तो हमें उसका हल पता चल जाता है। और आज की अच्छी बात, शऊर का शय पर गालिब आ जाना इल्म है। मैंने कहा था इल्म की तारीफ हम देखेंगे। तो गालिब आ जाने का मतलब ये है कि मुझे उसके अच्छे और बुरे पहलू का इल्म हो, मुझे उसके सही और गलत का अंदाजा हो, क्योंकि हर चीज में खैर और शर दोनों है। उसके नतीजे में होगा ये कि उससे मैं अपने लिए भी फायदा हासिल कर सकूंगा और दूसरों के लिए भी वो चीज फायदामंद होगी। खुद को भी मैं उसके नुकसान से बचाऊंगा और दूसरों को भी। बाइक चलाने की मिसाल ले लेते हैं कि अगर बाइक मेरे काबू में है, मेरे कंट्रोल में है, तो देन वो ठीक है। अगर वो मेरे काबू से बाहर है तो वो मेरे लिए भी नुकसानदेह है और दूसरे जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनके लिए भी नुकसानदेह है। आग अगर चूल्हे के अंदर है देन वो ठीक है, तो उससे मैं कुकिंग कर सकता हूँ। अगर वो चूल्हे से बाहर आ जाए तो वो मेरे लिए भी नुकसानदेह है और पूरा घर भी जला सकती है। तो इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों को इस चीज का इल्म है कि नहीं। अगर उस चीज के नुकसानात ज्यादा हैं तो इसका मतलब उसके इल्म में कमी है, शऊर हमारा उस पर गालिब नहीं आ रहा। आज का एक बढ़ता हुआ मसला स्क्रीन एडिक्शन का है। हम गेम्स, मूवीज, ड्रामास, चैटिंग, सोशल मीडिया, इन सब से बाहर ही नहीं आ रहे। हमारा स्क्रीन टाइम कम ही नहीं हो रहा, और इसका नतीजा ये है जो डायरेक्ट है कि हम मुख्तलिफ जहनी और जिस्मानी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। हम नफ्सियाती मरीज होते जा रहे हैं और इसकी वजह से हमारे ताल्लुकात भी मुतासिर हो रहे हैं। आज तो हम किसी रिश्तेदार को मिलने जाना हो तो हम कहते हैं चलो यार छोड़ो, उसको मिलने क्या जाना, उससे बेहतर है कि उस टाइम के अंदर कोई बैठ के फिल्म देख लो। हम स्क्रीन के इतने आदी हो चुके हैं। अल्लाह करे कि हमारा शऊर इन अशिया पर गालिब आ जाए। उसके नतीजे में होगा ये कि हम खुद भी सिर्फ और सिर्फ इनका फायदा उठाएंगे और दूसरों के लिए भी ये फायदामंद होंगी। हम खुद भी इनके नुकसानात से बच सकेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। इनके नुकसानात पर पूरी तरह हम काबू पा लेंगे और फिर ये बीमारियां, ये मसाइल आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते खत्म हो जाएंगे।